हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एलीट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे MPCHO का सिलेबस निकाल के रखा है जो कि एग्ज़ाम 27 जून को होना है। तो हम सिलेबस वाइज जो कंटेंट है उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पे साथ में उन्होंने मार्क्स वेटेज भी दे रखी है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टेटिस्टिक्स जो कि 3rd नंबर पे है और इसका वेटेज 5 मार्क्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेमोग्राफी है क्या। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो डेमोग्राफी का मतलब होता है किसी भी पॉपुलेशन की स्टडी करना। अब पॉपुलेशन में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि काउंट यानी कि लोग कितने हैं, उनमें फीमेल्स कितनी हैं, मेल्स कितने हैं, कितने मेल्स पर कितनी फीमेल्स हैं यानी कि सेक्स रेशो, कितने लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि लिटरेसी रेट। तो ये सब चीजें हम पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं और इसको ही कहा जाता है डेमोग्राफी। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो डेमोग्राफी की डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन और स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स साइज, स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन डेमोग्राफी की डेफिनेशन से भी पूछ लिया जाता है। अब क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये पहले भी एग्जाम्स में आ रखा है। इसमें आपसे पूछा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एपिडेमियोलॉजी, सर्वे, डेमोग्राफी और इकोलॉजी। तो जो आंसर होगा वो होगा डेमोग्राफी। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो है स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज, ऑप्शंस हैं डेमोग्राफी, सेंसस, एपिडेमियोलॉजी एंड वाइटल इवेंट्स। तो इसका भी आंसर होगा डेमोग्राफी। तो आपको अब 2 चीजें पता लग गई, या तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी। के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये है कि डेमोग्राफी मेनली 5 चीजों पे फोकस करती है, 5 ह्यूमन प्रोसेसेस के साथ ये डील करती है। अब वो 5 प्रोसेसेस क्या हैं, वो हैं फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, मैरिज, माइग्रेशन और सोशल मोबिलिटी। तो आपको ये याद होने चाहिए क्योंकि इनके ऊपर भी बेस्ड भी MCQs आते हैं। तो इन 5 के नाम आपको एकदम बिल्कुल याद होने चाहिए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक MCQ दे रखा है, ये पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। तो अब मैंने आपको 5 प्रोसेसेस बता दी जो डेमोग्राफी में आती हैं। तो अब कौन सी नहीं आती वो आपसे पूछ रखा है। तो ऑप्शंस है फर्टिलिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी और माइग्रेशन। तो फर्टिलिटी तो आता है, उसके अंदर मोर्टेलिटी भी आता है, माइग्रेशन भी आता है, मोबिलिटी भी आता है, मैरिज भी आता है। तो आता क्या नहीं है, मॉर्बिडिटी। तो इसका आंसर होगा मॉर्बिडिटी। चीज है वो ये है कि डेमोग्राफी में 5 प्रोसेसेस तो हमने पढ़ ली, उसके साथ साथ डेमोग्राफी 3 बेसिक फेनोमेनन पे फोकस करती है। 3 बेसिक चीजों पे इसका फोकस होता है। वो चीजें क्या है, पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज का मतलब है कि लोग कितने हैं, काउंट कितना है उनका। पॉपुलेशन कंपोजिशन, अब कंपोजिशन का मतलब है कि किससे कंपोज्ड है हमारी पॉपुलेशन, जैसे कि मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, ये सब कुछ आ जाएगा पॉपुलेशन कंपोजिशन में। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किस एरिया में, किस जगह पे कितने लोग रह रहे हैं, या फिर आप उसको डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो जो डेमोग्राफी है वो इन 3 फेनोमेनन पे फोकस करती है। और पीछे जो हमने 5 प्रोसेसेस पढ़ी वो इन तीनों का ही पता लगाने में हमारी हेल्प करती हैं। जो 5 प्रोसेसेस हमने पढ़ी डेमोग्राफी की, दे हेल्प टू डिटरमाइन द 3 फेनोमेना ऑफ डेमोग्राफी। अब आती है डेमोग्राफिक साइकिल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं। कई बार इस तरह से भी इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो डेमोग्राफिक साइकिल की 5 स्टेजेस होती हैं। अब सबसे पहली जो स्टेज है उसका नाम है हाई स्टेशनरी। तो नाम से ही क्लियर है, हाई का मतलब है कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होंगे और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। इसलिए पॉपुलेशन में कोई भी ग्रोथ या कोई भी डिक्लाइन नहीं होएगा और पॉपुलेशन क्या रह जाएगी, स्टेशनरी। इसलिए नाम दिया गया हाई स्टेशनरी। तो एक क्वेश्चन अब यहाँ से क्या बनता है कि 1920 तक, 1920 तक इंडिया, हमारी कंट्री हाई स्टेशनरी फेज में थी डेमोग्राफिक साइकिल के। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1920 तक इंडिया कौन से फेज में थी। तो उसका आंसर होगा हाई स्टेशनरी फेज।
वन है उसका नाम है अर्ली एक्सपेंडिंग। अब एक्सपेंडिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि बढ़ना साइज में, यानी कि ग्रोथ होना। तो इसमें क्या होगा कि जो डेथ रेट है वो तो कम होना स्टार्ट हो गया, डेथ रेट तो कम होना स्टार्ट हो गया, बट बर्थ रेट अभी भी उतना ही है जितना कि हाई स्टेशनरी में था, मतलब बर्थ रेट इंक्रीज्ड ही है, इसलिए पॉपुलेशन का साइज क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, इसलिए इसको कह दिया जाता है अर्ली एक्सपेंडिंग। अब जो थर्ड आता है वो है लेट एक्सपेंडिंग। लेट एक्सपेंडिंग का क्या मतलब है कि इसमें डेथ रेट तो डिक्रीज जो हो रहा था वो और ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन बर्थ रेट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। बर्थ रेट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, डेथ रेट भी डिक्रीज हो ही रहा था पहले से कॉन्टिन्यूसली। तो अब क्या होगा, दोनों ही डिक्रीज हो रहे हैं इसमें, बट बर्थ रेट इतना डिक्रीज नहीं हो रहा है कि वो डेथ रेट को बैलेंस कर पाए, इसलिए पॉपुलेशन स्टिल बढ़ ही रही है, उसको कहते हैं लेट एक्सपेंडिंग। कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया अभी कौन से स्टेज में है डेमोग्राफिक साइकिल के इस टाइम पे। तो अभी जो है इंडिया थर्ड स्टेज में है, जो कि है लेट एक्सपेंडिंग। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो फोर्थ स्टेज आती है वो आती है लो स्टेशनरी। तो अब इसमें क्या होता है कि जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, जो डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है, और दोनों इतने डिक्लाइन हो रहे हैं कि एक दूसरे को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। जैसे हाई स्टेशनरी में होता था बट दोनों हाई थे, इसमें उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा, दोनों लो हैं इसलिए एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज करने की वजह से पॉपुलेशन अगेन हो जाती है स्टेशनरी। इसके बाद जो सबसे लास्ट स्टेज है वो है डिक्लाइनिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि डेथ रेट तो कम है पर बर्थ रेट उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है, और ग्रोथ जो है वो नेगेटिव में चली जाती है, उसको कहते हैं डिक्लाइनिंग फेज। बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, और स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, वो अभी डिक्लाइनिंग फेज में है, उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। अब डेमोग्राफिक साइकिल में से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक तो है इन विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इंडिया इज करंटली, तो वो मैंने आपको बता दिया, थर्ड स्टेज विच इज लेट एक्सपेंडिंग। उसके बाद हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर इन डेमोग्राफिक साइकिल, वो भी मैंने आपको बता दिया 5। विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कॉल्ड एज लो स्टेशनरी। ये डिफरेंट, हाई स्टेशनरी किसको बोलते हैं ये भी पूछा जा सकता है, लो स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग, डिक्लाइनिंग, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर तो होगा फोर्थ स्टेज। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेमोग्राफिक साइकिल से। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स वो चीजें होती हैं जो ये हमें डेमोग्राफी के बारे में बताती हैं। जैसे बर्थ रेट से हमें पता चलता है कि इस कंट्री में कितना बर्थ्स हो रहे हैं पर ईयर, तो वो हो गया कि हमें वो डेमोग्राफी के बारे में बता रहा है। या लिटरेसी रेट से हमें पता चल जाता है कि किस देश की पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है। तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं। अब इंडिकेटर्स को कन्वीनियंस के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक आया पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स और दूसरा आया वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स नाम से ही क्लियर है, जो पॉपुलेशन के बारे में हमें सब चीजें बताएंगे, जैसे पॉपुलेशन का साइज यानी कि लोग कितने हैं, सेक्स रेशियो कितना है, डेंसिटी कितना है, डिपेंडेंसी रेशियो कितना है। डिपेंडेंसी रेशियो अभी मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगी। तो वो सब हुए पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि हमें पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं। और वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो भी किसी कम्युनिटी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जैसे बर्थ हो गया, डेथ हो गया, अडॉप्शन हो गया, डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, उसके बारे में हमें बता रहे हैं, वो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि बर्थ रेट, डेथ रेट, ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मोर्टेलिटी रेट्स, फर्टिलिटी रेट्स। तो ये हैं हमारे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। हमने पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में पीछे देखा सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो होता क्या है कि 1000 मेल्स के ऊपर कितनी फीमेल्स हैं, वो होती है सेक्स रेशियो। तो 2011 में जो हमारा लास्ट टाइम पे सेंसस हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की सेक्स रेशियो है 943/1000। सो सॉरी, आई हैव टू राइट हियर 1000 मेल्स के ऊपर, 1000 मेल्स के ऊपर सिर्फ 943 फीमेल्स हैं इंडिया में। अब कौन सा स्टेट है जिसकी सेक्स रेशियो
हाईएस्ट है तो वो है केरला, इनकी 1084/1000 मेल्स है। और कौन सा स्टेट है जिसकी लोवेस्ट है, वो है हरियाणा, इसकी 877 है। वैसे तो कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं जिनका हरियाणा से भी कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल दमन एंड दीव, उनकी 619 है पर 1000 मेल्स। बट क्योंकि हमसे अगर स्टेट पूछा है तो हम हरियाणा को मेंशन करते हैं। अगर ऑप्शंस में स्टेट या स्लैश करके यूनियन टेरिटरी दे रखा है और ऑप्शन में दमन एंड दीव भी है, देन यू विल गो विद दमन एंड दीव। नेक्स्ट आता है डिपेंडेंसी रेशो। तो ये भी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, ये भी पॉपुलेशन के बारे में हमको जानकारी दे रहा है। तो डिपेंडेंसी रेशो में होता क्या है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन। अब डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कौन लोग आते हैं, जो दूसरों पे डिपेंड है। अब कौन लोग दूसरों पे डिपेंड है, जिनकी एज या तो 65 से ऊपर है या फिर 15 से नीचे है, क्योंकि वो किसी और प्रोडक्टिव मेंबर पे डिपेंड है अपने सर्वाइवल के लिए। तो अब डेमोग्राफी जो डिपेंडेंसी रेशो है उसको निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, पर पहले मैं आपको बताती हूँ ये जो दो टर्म्स मैंने लिखी हैं, डेमोग्राफिक बोनस और डेमोग्राफिक बर्डन। अगर किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की जो डिपेंडेंसी रेशो है वो कम हो रही है, तो जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है उसको फायदा मिल रहा है, उसको बोनस मिल रहा है, क्योंकि उसको दूसरों को सपोर्ट अब नहीं करना है। दैट्स कॉल्ड डेमोग्राफिक बोनस। और डेमोग्राफिक बर्डन का क्या मतलब है, अगर किसी भी एरिया की डिपेंडेंसी रेशो इंक्रीज हो रही है तो जो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है वो उनके ऊपर बर्डन आ जाएगा, तो इसलिए उसको कहते हैं डेमोग्राफिक बर्डन। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिपेंडेंसी रेशो हम निकालते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि डिपेंडेंट पॉपुलेशन में कौन से लोग आते हैं, एक तो वो चिल्ड्रन जो 15 साल से नीचे हैं, तो ये इनकी कितना काउंट है, प्लस जो 65 ईयर्स से ऊपर हैं उनका कितना काउंट है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, और अपॉन में आएगा पॉपुलेशन ऑफ 15 to 64 ईयर्स। और ये जो 15 to 64 वाले हैं इनको कहा जाता है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, क्योंकि ये अर्न करने वाले लोग हैं। वैसे तो सारे तो अर्न करने वाले नहीं हैं, बट एक हिसाब से वो सपोर्ट करते हैं जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। अब एक और चीज़ हमने देखी थी पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में, डेंसिटी। तो हम देख लेते हैं डेंसिटी क्या है। डेंसिटी अगर सिंपल भाषा में कहें तो डेंसिटी है कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, यानी कि रेशो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड सरफेस एरिया। तो अब इंडिया की पहले तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, इंडिया में एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज, तो वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 लोग रहते हैं एवरेज। और किस इंडियन स्टेट की मैक्सिमम डेंसिटी है, तो वो है वेस्ट बंगाल, इनकी बहुत ज़्यादा है, 903 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और अगर कम की बात करें तो वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 13 पर स्क्वायर किलोमीटर है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब नेक्स्ट है फैमिली साइज। तो फैमिली साइज को हम सिंपली कैसे समझ लेते हैं कि फैमिली साइज का मतलब होता है जितने भी लोग हैं फैमिली में, बट डेमोग्राफी की लैंग्वेज में इसका मतलब ये नहीं है। डेमोग्राफी की लैंग्वेज में क्या मतलब है कि एक वुमेन अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में जितने भी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन को बर्थ देती है उसको कहते हैं फैमिली साइज। अगर वो 2 बेबीज को बर्थ दे रही है अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में, देन द फैमिली साइज वुड बी 2। अब रिप्रोडक्टिव एज कौन सी, रिप्रोडक्टिव पीरियड कौन सा होता है विमेन का, वो होता है 15 to 45 ईयर्स। टोटल 30 साल का ये पीरियड रहता है विमेन का रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब एक और चीज आती है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट 2 तरह का है, एक क्रूड और दूसरा इफेक्टिव। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो भी क्रूड रेट है, जहां पे भी क्रूड, चाहे डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, उसका मतलब है जहां पे भी क्रूड वर्ड लगता है वो उसमें और दूसरे में क्या डिफरेंस है कि वो स्पेसिफिक नहीं है, वो एक बेसिक है, वो मतलब पूरी पॉपुलेशन को कवर करेगा। वेदर वो क्रूड बर्थ रेट है, क्रूड डेथ रेट है या फिर क्रूड लिटरेसी रेट है, वो पूरी पॉपुलेशन को कवर करेगा, वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल समझ के यहाँ पे पता चलेगा। जैसे अब क्रूड लिटरेसी रेट है तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन्स इनटू 100 अपॉन टोटल पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर, यानी कि वहां की टोटल पॉपुलेशन को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं लिटरेसी निकालने के लिए।
अब जो इफेक्टिव लिटरेसी रेट है उसमें क्या है, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन एज्ड 7 एंड अबव इंटू 100 अपॉन पॉपुलेशन एज्ड 7 एंड अबव इन ए गिवन ईयर। अब इसमें क्या है, इसमें हम सिर्फ उन्हीं लोगों को इंक्लूड कर रहे हैं जो 7 साल या इससे ऊपर हैं, लेकिन जो क्रूड है ये एक जनरल रेट है, इसमें हम पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब जो हमारा सेंसस होता है उसमें हम कौन सा रेट लेते हैं, वो हम लेते हैं इफेक्टिव लिटरेसी रेट सेंसस के अंदर। उसमें 7 साल और उससे ऊपर की पॉपुलेशन को ही इंक्लूड किया जाता है लिटरेसी रेट निकालने में। अब नेक्स्ट आता है बर्थ रेट। तो जो बर्थ रेट है इसको ही ये सेम ही है एज अ क्रूड बर्थ रेट, क्योंकि क्रूड बर्थ रेट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो इसको निकालते कैसे हैं, चाहे ये लिखा है चाहे ये लिखा है, एक ही बात है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर इनटू 1000 अपॉन एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। इसमें भी हम पूरी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, दैट्स वाई क्रूड बर्थ रेट। तो अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि डिनोमिनेटर क्या है क्रूड बर्थ रेट का, तो डिनोमिनेटर है एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन। अब कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज द सिंपलेस्ट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी, तो आंसर है बर्थ रेट या फिर क्रूड बर्थ रेट इज द सिंपलेस्ट इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी। अब जो नेक्स्ट चीज है वो है डेथ रेट, इसको क्रूड डेथ रेट भी कहते हैं, क्रूड डेथ रेट। अब क्रूड डेथ रेट क्यों, क्योंकि इसमें हमने कोई स्पेसिफिक नहीं लिया कि जैसे कैंसर से कितनी डेथ्स हो रही हैं, HIV से कितनी डेथ्स हो रही हैं, नो, हमने इसमें जनरल ओवरऑल पूरी डेथ्स ले ली। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल कॉजेज इन 1 ईयर इंटू 1000 अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्रूड डेथ रेट में डिनोमिनेटर क्या होता है या फिर न्यूमरेटर क्या होता है, तो आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल याद कर लेने हैं। मैं एक आपको एडिशनल फैक्ट यहाँ पे बता देती हूँ कि जो 1921 वाला ईयर है उसको बिग डिवाइड ईयर कहा जाता है। बिग डिवाइड ईयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारा सेंसस हर 10 साल बाद होता है, तो 1921 के बाद जितने भी सेंसस हुए उनमें जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंक्रीज़ ही होता जा रहा है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है बिग डिवाइड। अब पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि हर 10 साल बाद हमारी पॉपुलेशन में जितने और लोग ऐड होते जाते हैं वो हर बार बढ़ते रहते हैं। जैसे 1921 में जितने ऐड हुए 1931 में उससे ज़्यादा ऐड हुए, 1941 में उससे ज़्यादा ऐड हुए, अब 2011 में उन सबसे ज़्यादा ऐड हुए, और अब 21 में हमारी अभी जो पॉपुलेशन काउंट है वो होना है। अब हम बात करते हैं कि जो ये सारा डाटा है, बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, वो हमें पता कैसे चलते हैं, हमारे सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहला सोर्स है सेंसस। तो अब सेंसस कब होता है, हर 10 साल बाद होता है। इंडिया में पहली बार जब सेंसस करवाया गया था वो करवाया गया था 1881 में। मैंने बहुत बार ही क्वेश्चन देखा है और ये मैं आपको स्टैंडर्ड बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि कुछ जगह पे 1871 भी इसको काउंट करते हैं, जो कि गलत है, और इसका जो एग्जैक्ट है वो है 1881। अब लास्ट जो हमारा सेंसस हुआ था वो मार्च 2011 में हुआ था, और जो 2021 में सेंसस होना है वो 16th सेंसस होगा, यानी कि जो मार्च 2011 में हुआ था वो 15th सेंसस था, और हर 10 साल बाद। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं कि कब होता है, क्यों होता है, कब होता है, और फर्स्ट कब हुआ था, ये सब कुछ। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है सेंसस इज टेकन एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ, तो आंसर वुड बी 10 ईयर्स। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि व्हेन वाज फर्स्ट सेंसस टेकन, तो डेफिनेटली मैंने आपको अभी बताया 1881। अब जो सेंसस है वो तो हर 10 साल के बाद होता है, लेकिन बीच में जो भी बर्थ्स होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स। तो वाइटल इवेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया, बर्थ हो गया, डेथ हो गया, डिवोर्स हो गया, मैरिज हो गया, अडॉप्शन हो गया, ये सब कुछ वाइटल इवेंट्स हैं, इनको हमें रजिस्टर कराना पड़ता है हमारी गवर्नमेंट के पास। तो अब जो सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1969, वो फोर्स में कब आया, उसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 1970 को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक टाइम लिमिट स्पेसिफाई की गई है बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और वो टाइम लिमिट क्या है, 21 दिन, बर्थ की भी और डेथ की भी। ये भी अगेन मैं आपको स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से बता रही हूँ। कई बार कई जगह ये दे रखा है कि डेथ की अगर अलग से पूछी जाए तो विद इन 7 डेज, और अगर बर्थ की अलग से पूछी जाए तो विद इन 14 डेज। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में 21 अवेलेबल है तो यू विल गो विद 21। तो इस वीडियो में मेनली हमने क्या क्या पढ़ा, डेमोग्राफी, उसकी डेफिनेशन, उससे रिलेटेड MCQs, जो 5 प्रोसेसेस हैं डेमोग्राफी की वो पढ़ी, 3 फोकस एरियाज,
डेमोग्राफिक साइकिल उसके एमसीक्यूज, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जिसमें कि 2 आते हैं, पॉपुलेशन और वाइटल स्टैटिस्टिक्स, सेंसस, रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो मैं अपलोड कर दूंगी। बट मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आप कभी भी किसी एक ही सोर्स पे रिलाई ना करें कम्प्लीटली। आपको जहाँ से भी बेस्ट कंटेंट मिलता है उन सब सोर्सेज को फॉलो करें, क्योंकि आपका एम जो है वो सिलेक्शन है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अगेन थैंक यू।